नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे BHDLA 138 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की विधा का परिचय देते हुए पूस की रात कहानी के संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, कहानी की रचना भाषा में होती है और भाषा का कलात्मक उपयोग कहानी के कथ्य और प्रतिपाद्य को संप्रेष्य बनाता है। इसलिए कहानी रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि कहानी का कथ्य और प्रतिपाद्य उत्कृष्ट हो, वरन यह भी जरूरी है कि वह उत्कृष्टता कहानी के अभिव्यक्ति भी हो। यह अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। कहानी का कथ्य अलग अलग शैली को संभव बनाता है। इस प्रकार शैली और भाषा कहानी की संरचना के मुख्य अंग हैं। शैली पूस की रात प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है। यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी। यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है, लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह का आदर्शवाद दिखाई देता है, वह इस प्रकार इस कहानी में नहीं है। इसका प्रभाव कहानी की शैली पर भी दिखाई देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने कथ्य को यथापरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि इसलिए उनकी शैली भी यथार्थवादी है। यथार्थवादी शैली की विशेषता यह होती है कि रचना जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह होती है, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं होती। इसके विपरीत यह जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थ रूप इसलिए प्रस्तुत करता है ताकि उसके बदले जाने की आवश्यकता को पाठक स्वयं महसूस करे। दूसरों, यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के उद्घाटन सब द्वारा पाठकों को समस्या का हल नहीं देता, पर उन्हें प्रेरित करता है कि वह स्वयं स्थितियों को बदलने की आवश्यकता महसूस करे और उसके लिए उचित मार्ग खोजे। इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थ के उद्घाटन पर टिकी है। वे न तो हल्कू को नायक बनाते हैं और न ही खलनायक। वे इस समस्या का कोई हल भी प्रस्तुत नहीं करते। कहानी की रचना में इस तरह है कि जिससे कहानी में प्रस्तुत की गई समस्या अपनी पूरी तार्किकता के साथ उभरे। पूस की रात का अगर हम विश्लेषण करें तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। कहानी का आरंभ एक छोटी सी घटना से होता है। हल्कू के यहाँ महाजन कर्ज मांगने आया। हल्कू 3 रुपए उसको दे देता है, जो उसने केवल कंबल खरीदने के लिए जोड़े हैं। इसके बाद कहानी इस प्रसंग से कट जाती है। दूसरे भाग से कहानी में एक नया प्रसंग आरंभ होता है। पूस का महीना है, अंधेरी रात है। अपने खेत के पास बनी मंडेया में वह चादर लपेटे बैठा है और ठंड से कांप रहा है। सर्दी में ठंड से कांपना पहले प्रसंग से कहानी को जोड़ देता है, जब हल्कू को मजबूरन 3 रुपए देने पड़े थे। यहाँ पहले प्रसंग में उठाया गया सवाल ये उभरता है कि ऐसी खेती से क्या लाभ जिससे किसान की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, यानी लगातार शोषण और उससे मुक्ति की संभावना का अभाव अंततः किसान को ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां कहने के अंत में हल को पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें बताया गया है कि अगर ऐसी कृषि का फायदा ही क्या जिससे किसान की हालत बदले ही ना। तो इसलिए कहा गया है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हल्कू पहुंच गया था, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कहानी के अंत में नील गायों द्वारा खेत नष्ट होते देखकर भी हल्कू अगर नहीं उठता तो इसका कारण केवल ठंड नहीं है। यहाँ हल्कू में अपनी उपज को बचाने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। इस तरह समस्या की भयावहता का चित्रण करता हुआ कहानीकार कहानी को समाप्त कर देता है। तो ऐसा बताते हुए कहानीकार इस कहानी को समाप्त कर देता है। पूस की रात की शैली की यह विशेषता है और
इसी यथार्थवादी शैली ने उनकी इस रचना को श्रेष्ठ बनाया है। भाषा प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की सहज भाषा में नजदीक है। उनके यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो बोलचाल की हिंदी में अंग बन चुके हैं। प्राय वे तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहानी के आवेश के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। एक मिनट। प्राय वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहानी के प्रवेश के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। जैसे ग्रामीण, ग्राम में। एक मिनट, कोई फायदा नहीं हुआ इसको, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा मार्कर। तो उसके बाद है अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। जैसे ग्राम में जीवन से संबंधित कहानियों में जैसे सबसे मुहावरों तथा कलोकृतियों का अधिक प्रयोग होता है। वाक्य रचना भी सहज होती है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं। प्राय छोटे और सुलभ हुए वाक्य होते हैं ताकि पाठकों का सहज रूप से संप्रेषित हो सके। पूस की रात की कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, इसलिए इस कहानी में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे तद्भव शब्द कमल, कम्मल, पूस, उपज, जन्म, उख। देशज शब्द हैं इसमें हर, डील, आले, दोष, खटोले, पुअल, टप्पे, उपजा, अलाव, दोहर। तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से कहानी के ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने में काफी मदद मिलती है। लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उर्दू के प्राय ऐसे शब्द जो हिंदी में काफी प्रचलित हैं प्रयोग किए गए हैं। जैसे खुशमाद, तकदीर, मजा, अरमान, खुशबू, गिर्द, दिन, साफ, दर्द, मालगुजारी आदि। उर्दू के ये शब्द भी उन्हीं रूपों में प्रयुक्त हुए हैं जिन रूपों में वे बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं। जैसे दर्द को दर्द, मजबूरी को मजूरी आदि। इस कहानी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, पर्याप्त हुआ है, लेकिन वे भी ज्यादातर हिंदी में प्रचलित हैं। और कठिन कठिन नहीं माना, जैसे हृदय, पवित्र, आत्मा, आत्मीयता, पिशाच, दीनता, मैत्री, स्वान, अकर्मण्यता, अणु जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन वे कहानी में खटकते नहीं। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्राय ऐसे ही जगह हुआ है जहाँ कथाकार ने किसी भावपूर्ण स्थिति का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अंश को देखिए। जबरा शायद समझ नहीं रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपने दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उपयुक्त वाक्यों में आप देखेंगे कि एक भावात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है। इन तत्सम शब्दों में जो कोमलता है वह इस आत्मीय पूर्ण स्थिति को जीवंत बनाने में सहायक है। लेकिन प्रेमचंद ने यह ध्यान रखा है कि उनकी तत्सम शब्दों का प्रयोग करे जो हिंदी की स्वाभाविकता के अनुकूल हो। प्रेमचंद की रचनाओं में शब्दों का प्रयोग अत्यंत सतर्कता के साथ होता है। कोई भी शब्द फालतू नहीं होता। उनकी अर्थ की अधिकतम संभावनाएं व्यक्त होती हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्य को देखिए। मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। उपयुक्त वाक्य में मजूरी और मजा शब्द शोषण की पूरी प्रक्रिया को व्यक्त करने में समर्थ हैं। वैसे बात यह है कि इस तरह के गहरे अर्थ वाले वाक्यों में भी ऐसी सहजता होती है कि उसमें कोई भी आसानी से समझ सके। प्रेमचंद की भाषा जटिल भावना, विचारों और स्थितियों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य को देखें। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। ऊपर के 3 उदाहरणों में मोटे अक्षरों वाले वाक्यों से पूर्ण के वाक्यांशों में व्यक्त किए गए भावों की तीव्रता या अर्थवता अधिक स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली ढंग से उजागर हुई है।
इससे भाषा में जीवंतता भी आती है। संवाद। प्रेमचंद की कहानियों में संवाद की भाषा उनके कथ्य की तरह यथार्थ परक होती है। शब्दों की भाषा का निर्धारण पात्रों के प्रवेश और उनकी मन स्थिति से तय होता है। इस कहानी में अधिकांश संवाद हल्कू के हैं, कुछ उसकी पत्नी मुन्नी के हैं। हल्कू के संवादों में भी सब कथन वाले संवाद या ऐसे संवाद जो जबरा को यानी कुत्ते को संबोधित करते हैं संबोधित हैं अधिक हैं। हल्कू और मुन्नी गरीब किसान हैं, इसलिए उनकी भाषा भी उसी प्रवेश के अनुकूल ग्राम्यता लिए हुए है। हल्कू और मुन्नी की बातचीत का अंश देखी। हल्कू ने अगर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किस तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर से बोली, तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की बात, रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। ये कहानी के आरंभिक संवाद है। इसमें आप पाएंगे कि दोनों व्यक्तियों की भाषा बहुत ही सरल है, इनमें एक भी कथन जटिल नहीं है। कंबल, पुष, हार जैसे शब्द उनके ग्राम्य पृष्ठभूमि को व्यक्त करते हैं। गलत और छूटे मुहावरे वाक्यों को और अधिक स्वाभाविक बनाता है, साथ ही कहने वाले की मानसिक स्थिति का भी संकेत करता है। वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें भी छोटे छोटे उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। इस वाक्य में कहीं उलझाव नहीं है। सॉरी। छोटे छोटे वाक्यों के कारण पूरी बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है। प्रेमचंद ने पात्रों की मन स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा है। हार पर हल्कू के संवादों से उदारता, सरलता, समझदारी, चतुराई सभी झलकती है। भावनाओं के सूक्ष्म अंतर के अनुकूल भाषा में भी अंतर पाया जाता है। इस तरह शैली, भाषा, संवाद तीनों दृष्टियों से प्रेमचंद की कहानी उत्कृष्ट है। दूसरा प्रश्न है भाई, एक साहित्यिक विधा के रूप में पत्र की विशेषता लिखिए। पत्र गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें दो अलग अलग जगह पर रहने वाले व्यक्ति लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। दो व्यक्तियों के संप्रेषण में वाचिक भाषा का प्रयोग होता है। यह वाचिक भाषा जब लिखित रूप में आ जाए तो पत्र इसका सबसे समर्थक भाग बनता है। दूसरे शब्दों में पत्र किसी के पास भेजा गया लिखित संदेश है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम देखते हैं कि पत्र में एक लेखक होता है और एक पाठक होता है। पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है, अर्थात इसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। इस माध्यम में दोनों व्यक्तियों को एक भाषा का जानकार और एक साक्षर होना आवश्यक है, अर्थात पत्र साक्षर व्यक्तियों के संप्रेषण का माध्यम है। जैसा कि हम पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं कि कथेतर गद्य विधाओं में कल्पना का सहारा नहीं है लिया जाता, वरन इनमें वास्तविक घटनाओं और अनुभवों का वर्णन किया जाता है। पत्र किसी काल्पनिक तथा अमूर्त व्यक्ति को संबोधित नहीं होता, वरना व्यक्ति उनको संबोधित होता। पत्र पाने वाला जब पत्र का जवाब देता तो वह भी पत्र लेखक बन जाता है। उसमें भी सृजनात्मक सामर्थ्य होते हैं। पत्र की यह विशेषता किसी भी अन्य गद्य विधा में नहीं मिलती। पत्र साहित्य के लेखक पाठक में समानता का आधार होता है। पत्र दो साक्षर व्यक्तियों का लिखित संवाद है। संवादों में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को संप्रेषित कर रहे होते हैं। इस सामग्री में को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। तथ्यों का संप्रेषण, तथ्यों पर व्यक्त की जा रही मानसिक प्रतिक्रियाओं का संप्रेषण और स्वयं का संप्रेषण अर्थात आत्माभिव्यक्ति। जिन पात्रों से हमें एक दूसरे के को तथ्यों का संप्रेषण करते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। दुकानदार द्वारा अपने ग्राहक को किसी वस्तु की कीमत की सूचना देने से लेकर सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराने तक के सभी पात्रों को हम औपचारिक पत्रों की श्रेणी में गिनते हैं। इनका एक निश्चित विधान होता है, उसी के अनुरूप सभी लोग आवश्यकता अनुसार पत्र व्यवहार करते हैं। इस इकाई में हम ऐसे पत्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। ऐसे पत्र साहित्यिक पत्रों की श्रेणी में नहीं आते।
जिन पत्रों में पत्र लेखक किसी माध्यम तथा विशेष पर अपनी निजी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह अपने दुख दर्द की कहानी सुनाता है, अपने आप को अभिव्यक्त करके प्रसन्न होता है। उन अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन ही हम इस इकाई में करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को इस तरह से पहचान करेंगे। औपचारिक पत्र निश्चित परिपाटी में लिखे हुए होंगे, जबकि अनौपचारिक पत्रों की ऐसी कोई निश्चित परिपाटी नहीं होती। औपचारिक पत्र स्वदेशीय होते हैं, उनका उद्देश्य निश्चित तथ्यों और घटनाओं का संप्रेषण करना होता है। औपचारिक पत्र में पाने वाले व्यक्ति का निजी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। उस स्थान पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए यह पत्र हो सकता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जिसे पत्र लिखा जाना है। यदि उसके स्थान पर किसी भी और को पत्र लिखना है तो वह पत्र की सारी सामग्री बदल जाएगी। यह नतीजा ही अपने अनौपचारिक पत्र बनाती है और इसी से यह पत्र साहित्य की श्रेणी में आता है। पत्र अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हालांकि पत्र का आरंभ लेखन के आविष्कार के साथ ही हुआ, परंतु विधा के रूप में साहित्य से आधुनिक काल में ही जुड़ा। साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्र को ही साहित्यिक पत्र माना जाता है। इस प्रकार के पत्र से रचनाकार के अभिव्यक्ति, उसकी रचना प्रक्रिया आदि का उद्घाटन होता है। सामान्य सूचना देने वाले पन साहित्य पत्र की कोटि नहीं आएंगे। साहित्य सवालों को उठाने वाले पत्र ही साहित्यिक पत्र कहे जाएंगे। सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में सभी व्यक्तियों की जिज्ञासा रहती है। हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। इन क्षेत्रों में उनके लिए किए गए कार्यों को हम जानते हैं। उनके व्यक्तित्व का सार्वजनिक पक्ष हमारे सामने उद्घाटित हो चुका होता है। यह हम भी जानना चाहते हैं कि उनका निजी, एकांत, गोपनीय जीवन कैसा रहा। किसी घटना विशेष पर उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया कैसी रही। इसके लिए हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके डायरी और आत्मकथा का अध्ययन करते हैं। इसी जिज्ञासा से हम उनका पत्र व्यवहार भी पढ़ते हैं। इन पत्रों में उनका मानसिक व्यक्तित्व झांकता है। इसी कारण उनका पत्र व्यवहार प्रकाशित होता है। महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रेमचंद और रविंद्र ठाकुर के पत्र बहुत चाव से पढ़े जाते हैं। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम गद्य विधाओं में से एक है। जैसे जैसे पत्र साहित्य का महत्व स्थापित हुआ, वैसे वैसे महत्वपूर्ण रचनाकारों के पत्र प्रकाशित होने लगे। हिंदी साहित्य में कई हिंदी साहित्यकारों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, उग्र, बच्चन, यशपाल, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन आदि रचनाकारों को पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन पत्रों से साहित्य और संपूर्ण जीवन के बारे में इनके दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली है। इस इकाई में हमने श्री नेमिचंद्र जैन के नाम मुक्तिबोध के पत्र के जरिए पत्र साहित्य को समझने का प्रयास किया है। सर्वश्री नेमिचंद्र जैन और मुक्तिबोध हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इन पत्रों में मुक्तिबोध ने साहित्य और जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण सामने रखा है, इसलिए यह साहित्य पत्र है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल, एकांकी की संवाद योजना की विशेषताएं बताइए। एकांकी का प्राण है, उसमें सहज स्वाभाविक संवादों की योजना इस एकांकी में मोहन राकेश ने अपनी आजमाई हुई है। तमाम सारी रंगमंची युक्तियों को छोड़कर अपने संवाद कौशल का चरमोत्कर्ष प्रकट किया है। नाटक या एकांकी के संवाद अत्यंत चुस्त दुरुस्त और छोटे होने चाहिए, जिनसे पात्रों की मनोदशा भी अच्छी तरह व्यक्त हो सके। इसके साथ ही रंगशाला थिएटर में उपस्थित दर्शकों पर उनका पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। वे यह न समझे कि नाटक देख रहे हैं, जीवन में उपस्थित वास्तविक क्रियाकलाप की सच्ची
अनुभूति दर्शक कर सकें। यह महत्वपूर्ण कार्य संवादों के माध्यम से ही पूरा हो पाता है। इस कौशल का परिचय लेखक ने एकांकी के आरंभ से इस प्रकार दिया है। पर्दा उठने पर हम भरोसे और श्याम भरोसे डेस्कों को से धूल झाड़ रहे हैं। श्याम भरोसे हाथ रोककर राम भरोसे बिना सुन धूल झाड़ता रहता है। ए राम भरोसे बिना हाथ रोके क्या है। श्याम भरोसे इतनी धूल क्यों झाड़ता है? आहिस्ता से नहीं झाड़ा जाता। रोज की धूल से फेफड़े पहले ही खाए हुए हैं। राम भरोसे तो रोता क्यों हो? जान 5 बरस में नहीं जाएगी, 4 वर्ष में चली जाएगी। इन संवादों की सहजता दर्शक को पूरी तरह अपनी ओर उत्कृष्ट करने का में सक्षम है। यह अशिक्षित कर्मचारी की आपसी बातचीत है। मीटिंग में भाग लेने वाले शिक्षित पत्रों के संवादों और उनके चरित्रों को भी दर्शकों के सामने उद्घाटित कर देते हैं। इससे संबंधित एक आरंभिक महत्वपूर्ण है। राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों दाईं तरफ से दरवाजे के बाहर बैठे हैं। राम भरोसे हाथ पर सुरती मलने लगता है। श्याम भरोसे घूमने की मुद्रा में टेक लगा लेता है। मनोरमा, संतोष और गुरप्रीत उसी दरवाजे से आते हैं। राम भरोसे आंखें उठाकर चिढ़ते हुए भाव में उन्हें देखता है। मनोरमा, क्या बात है शर्मा, पैरा क्यों बिठा रखा है? बाहर मीटिंग में मार धाड़ तो नहीं होने वाली? शर्मा उठता हुआ, 5:30 बज गए आप लोगों के। मनोरमा, अभी कोई भी तो नहीं आया सिवाय हमारे। शर्मा, 6:30 तक आराम से आएंगे लोग। वक्त की पाबंदी तो सिर्फ आदमी पर है, क्योंकि वह कमबख्त सेक्रेटरी है। संतोष, मैंने इसलिए अपना नाम वापस ले लिया था। मुफ्त की सरदर्दी। मनोरमा, उत्तरी। मनोरमा, तूने इसलिए नाम वापस ले लिया था कि शर्मा के खिलाफ तुझे 3 वोट भी नहीं मिलते। और शर्मा इज ग्रेट। संतोष, लॉन्ग लिव शर्मा। मनोरमा गुरप्रीत से, तू इतनी गुपचुप क्यों है? संतोष, शर्मा के सामने यह हमेशा गुपचुप हो जाते हैं। गुरप्रीत, प्लीज। मंच पर उपस्थित होते ही यहाँ चारों पात्रों की नीयत और उनके चरित्र का पूर्वाभास दर्शक को हो जाता है। उनके विषय में अंत तक बरकरार रहता है। शिक्षित समुदाय में प्रचलित व्यवहार की भाषा में आवर शर्मा इज ग्रेट, लॉन्ग लिव शर्मा, प्लीज आदि अंग्रेजी शब्द के अत्यंत स्वाभाविक है। मनोरमा और शर्मा के आरंभिक वाक्य में हिंदी के वाक्य का गठन, लहजे और प्रश्न के उत्तर में प्रश्न संवाद की भाषा को अधिक व्यंजक बनाता है। इसके साथ ही कमरे के बाहर का यथार्थ वातावरण पूरे दृश्य को प्रमाणित बनाने में सहायक है। इसका दर्शक पर अत्यंत अनुकूल असर पड़ेगा। आगे चलकर प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, मोहन, रमेश और सत्यपाल भी मंच पर उपस्थित होते हुए ही अपने संवाद या कार्यों द्वारा अपनी अपनी नियत और चरित्र का पूर्वाभास दर्शकों के सामने देते हैं। पूरे एकांकी में एकांकीकार ने अपने इस आरंभिक संकेत का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। अनुपस्थित अध्यक्ष की निंदा करते हुए कपूर के रहस्योद्घाटन पर पात्रों के मध्य होने वाला संवाद इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। कपूर, मैं पहले ही कहता था इस आदमी के चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी ठंड है। घर में रजाई में दुबक कर सो रहा होगा। सॉरी, घर में नहीं होगा, वह होगा आज उसके यहाँ। संतोष, किसके यहाँ? गुरप्रीत, प्लीज। संतोष, नाम तो जान लेने दो। गुरप्रीत, प्लीज प्लीज प्लीज। कपूर, गुरप्रीत जी नाम जानती हैं? संतोष, जानती हूँ, है तू? गुरप्रीत, मैं इसलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती। यहाँ दम तो कुछ होता नहीं, बस इसी तरह बातें होती रहती हैं।
कपूर, गुरप्रीत जी की सहेली है वह संतोष। अच्छा वह? कपूर, हाँ वही संतोष। यह कब से? कपूर, कब से? 2 साल से तो मैं ही जानता हूँ संतोष, पर वह तो पहले। कपूर, आप बहुत पुरानी बात कर रही हैं, लगता है आप शहर में नहीं रहती। संतोष गुरप्रीत से, यह सच बात है? ये गुरप्रीत शर्मा से, मैं जान सकती हूँ मीटिंग कब शुरू होगी? उपयुक्त संवादों के माध्यम में लो पैड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के वैचारिक स्तर, मानसिक चिलचिलेपन और दायित्वहीनता का बोध दर्शा को अच्छी तरह हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ संवाद की भाषा की एक विशिष्ट प्रकृति का भी पूरा परिचय मिलता है। बातचीत के लहजे, दो शब्दों के बीच का अंतराल, बलाघात शब्द या वाक्य के अंत का रिक्त स्थान, संबोधन वाचक, प्रश्नवाचक चिन्हों आदि के समुचित प्रयोग द्वारा संवादों को अधिक चुस्त दुरुस्त और भाषा को अत्यंत व्यंजक बनाने का प्रयास इस एकांकी में किया गया है। उक्त संवादों में प्रश्न चिन्ह कहीं प्रश्न का बोध कराता है तो कहीं आश्चर्य का, कहीं अपेक्षा का, तो कहीं जिज्ञासा। इसे स्पष्ट है कि संवाद कौशल के सभी के साथ ही इस एकांकी द्वारा मोहन राकेश की भाषा संबंधी गहरी परख और अभिधा लक्षणा व्यंजना जैसे शब्द शक्तियों के समुचित प्रयोग की सामर्थ्य ही उद्घाटित हुआ है। उपयुक्त विवेचन विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल शीर्षक एकांकी अपने संवाद कौशल के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने सामाजिक राजनीतिक परिवेश में के प्रति लेखक की मानसिकता का स्वरूप चाहे जैसा हो, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि रुझान चाहे जैसा हो, लेकिन उसकी रंगमंचीय समझ और उसके संवाद कौशल की दृष्टि से बहुत बड़ा सवाल एक सफल एकांकी है। पात्रों की मानसिकता के साथ एकांकीकार की मानसिकता का तादात्म्य संवादों को स्वाभाविकता ही नहीं जीवंतता भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न आई, पंथ के साथ ही संस्मरण में व्यक्त समुद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित समरण का संकलन पथ के साथ ही 1956 में प्रकाशित हुआ था। इस शीर्षक से ही इस संकलन की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। इनमें उनके उन सहयोगियों और सहकर्मियों की चर्चा है जो उनकी रचना यात्रा और उनके साथ साथ चले। इनमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला, पंथ, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा आदि हिंदी के लव प्रतिष्ठित सलाहकार हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा उनका संस्मरण इस इकाई में पाठ के रूप में सम्मिलित किया गया है। हिंदी समाज उनके नाम से भली भांति परिचित है। देशभक्ति से परिपूर्ण वीरता और ओज से भरे गीतों के लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध रही है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी लोगों में देशभक्ति का जोश भर देता है। इसी तरह वीरों का कैसा हो बसंत गीत भी अत्यंत लोकप्रिय रहा। इन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा ने यह समरण लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों एक ही विद्यालय में थे। सुभद्रा जी महादेवी से बड़ी थी और अपने छात्र जीवन से ही कविता लिखने में उन्हें भी शौक था। यह वजह थी कि लड़कियां या तो कविताएं लिखती ही नहीं थी या लिखती तो छुप छुप कर। महादेवी जी भी कविताएं लिखती थी। यह बात सुभद्रा जी को पता चली और वो फिर इन्हें कविताओं ने दो कवित्रियों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया। इन कविताओं ने उन दोनों को भाई बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि उन कविताओं की वजह से वे दोनों इतने करीब आ गए थे। उन कविताओं की वजह से सुभद्रा जी का विवाह उसी समय हो गया था जब वह कक्षा की 8 में पढ़ रही थी। 8वीं क्लास में थे, उनका शादी हो गई थी
लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जो स्वतंत्रता सेनानी था और जिसे लगातार कारागार की सजा होती रहती थी, ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनने का अर्थ था जीवन के दाम्पत्य सुखों को तिलांजलि देना और दुखों की शैया पर जीवन काट देना। ये ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके सुखों को जला दिया। जलाने का मतलब है दुखी कर देने वाला, दुखों की। और ऐसे व्यक्ति से शादी करना दुखों की सैया मतलब कि सूलों पर लेटने के बराबर था। लेकिन सुभद्रा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने पति के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई और कारागार की यात्रा उनके जीवन की यात्रा भी बन गई। घर गृहस्थी और बच्चे लालन पालन के साथ साथ देश की आजादी का भी जीवन का हिस्सा बना लेना सरल काम नहीं था। यह किसी पुरुष के बस की बात नहीं हो सकती थी। महादेवी ने उनके जीवन के इस पक्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से उजागर किया है। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, वे यह सोचकर विस्मय होता है। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डालते हुए महादेवी जी को लिखते हैं कि अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके चरित्र का यह पक्ष उन्हें और महान बना देता है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता ही उनकी व्यक्तित्व में नहीं थी, सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही अधिक थी। कविता लिखकर जिस विद्रोह स्वभाव का परिचय उन्होंने बचपन में दिया था वह जीवन पर्यंत रहा। उन्हें अपने बच्चों पर किसी तरह का अंकुश लगाने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसी तरह अपनी बेटी का अंतर्जातीय विवाह कर उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में जो साहस का परिचय दिया है वह इस बात से और भी मुखर रूप में सामने आता है कि उन्होंने यह कहते हुए कन्यादान की प्रथा का विरोध किया कि स्त्री कोई अनिर्जीव वस्तु नहीं है जिसका कि दान किया जा सके। अपने पारिवारिक जीवन में ही नहीं, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने प्रगतिशील साहसपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय बराबर दिया। महात्मा गांधी जी मृत्यु के बाद इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन के अवसर पर हरिजन महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वह इसी बात का प्रमाण है। अपने जीवन में सुभद्रा जी ने कुछ भी किया, महादेवी वर्मा ने अपने स्मरण में उनको पीछे उनकी सुविचारित दृष्टि बताई है। सुभद्रा जी का कथन इस बात का उद्योतक है। समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांध कर रखते हैं। ये बंधन देश कालानुसार बदलते रहते हैं, उन्हें बदलते रहना चाहिए, वरना वे व्यक्ति के विकास में सहायता करने के लिए बाधा पहुंचाने लगते हैं। बंधन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों न नियत किए गए हों, हैं बंधन ही, और जहाँ बंधन है वहाँ असंतोष तथा क्रांति है। सुभद्रा जी का उपयुक्त कथन इस बात का प्रमाण है कि अपने समय और समाज के प्रति उनमें कितनी जागरूकता थी और सुविचारित दृष्टि के साथ सारी बातों को समझने की वे क्षमता रखती थी। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व के इन पहलुओं को श्रवण के माध्यम से महादेवी वर्मा ने इस तरह से उजागर किया है, वह उनकी लेखीय क्षमता का प्रमाण है। सुभद्रा कुमारी चौहान के असामयिक निधन के बाद सन 1949 में जबलपुर में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा था, नदियों के जैसे स्तंभ नहीं बनाए जाते और दीपक की लौ को सोने से नहीं मढ़ा जाता। महादेवी की वह अतिरिक्त उत्कृष्ट में उनके स्मरण का प्रतिपाद्य भी ढूंढा जा सकता है। नदी और दीपक की लौ से सुभद्रा के व्यक्तित्व की तुलना करके वे उनकी गतिशीलता और तेजस्वी को श्रद्धांजलि दे रही थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व के प्राकृतिक गुणों के संपूर्ण स्वीकार के बावजूद इसमें किसी प्रकार की अंतर्रंजना का निषेध भी शामिल है। पंथ के साथी के अन्य स्मरणों की तरह सुभद्रा के व्यक्तित्व के भी वे आधारभूत मानवीय पक्षों पर अपनों को केंद्रित करके चलती हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महादेवी के काव्य की अपेक्षा उनके गद्य को अधिक जीवंत यथार्थवादी मानते हैं। उनके गद्य की इस जीवंतता का कारण है
उनकी यह यथार्थ और वास्तव के प्रति उनका लगाव समरण के कथ्यों में रखे गए व्यक्ति को भरपूर आदर देती है। आत्मीयता और आतरंगता की झिलमिल ज्योति उस व्यक्तित्व के चारों ओर झिलमिलाती है, लेकिन वास्तविकता की जमीन पर खड़ी होकर वे ही उसके गुणों का बयान करती हैं। सुभद्रा के स्मरण में भी सुभद्रा के जीवन का यथार्थ आर्थिक अभाव, अपनी गृहस्थी के साम्राज्य के प्रति उनकी छोटी छोटी आकांक्षाओं, इस स्मरण को गहरी विश्वसनीयता है देता है। उनका सारा ध्यान व्यक्ति की विशेषताओं को पकड़ने पर केंद्रित रहता है। इस प्रक्रिया में उसके केंद्रीय व्यक्तित्व की चिंता है, उनकी मुख्य रचनात्मक चिंता होती है। वे उसी का स्मरण लिखती हैं, उनके बहाने अपना नहीं है। युगीन परिवेश के विस्तार में जाकर वे केंद्रीय व्यक्तित्व की चित्रित रेखाओं को धूमिल नहीं करती। सुदृढ़ताओं की अपेक्षा वे व्यक्तित्व की विराटता से साक्षात्कार को अपने संस्मरण का प्रस्थान बिंदु मानकर अपनी रचना यात्रा शुरू करती है। संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं का विशाल भंडार उनके सामने होने से वे उस व्यक्तित्व का आकलन इसी सुविस्तृत फलक पर करती हैं। उनकी रचना की प्रामाणिकता का मूल स्रोत वस्तुतः यही है। इन संस्कृत परंपराओं के प्रति अपने गहरे लगाव के कारण ही वे शायद मानती हैं कि मृतात्माओं के उज्जवल पक्ष का ही स्मरण किया जाना चाहिए। उन्हें स्मृति में धारण करके ही उन्हें मरण और विस्मरण से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, यात्रा वृत्तांत की विधा की विशेषताएं बताते हुए राहुल सांकृत यायन के यात्रा वृत्तांतों का परिचय दीजिए। यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। साहित्य को किसी बैंधे सांचे में तो नहीं बांधा जा सकता, फिर भी उनकी प्रत्येक विधा की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, उन्हें एक विशेष पहचान देती है। यात्रा वृत्तांत में स्थान और तथ्यों के साथ साथ आत्मीयता, वैयक्तिकता, कल्पनाशीलता और रोचकता का विशेष महत्व होता है। स्थानीयता। यात्रा वृत्तांत में लेखक का उद्देश्य स्थान विशेष के संपूर्ण वैभव, प्रकृति, रस्म रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के तरीके तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण का चित्रण करना होता है। यह लेखक पर निर्भर करता है। यह वह इनमें से किसी बात को ज्यादा प्रमुखता देता है। किसी प्रदेश विशेष की यात्रा में उसे जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आमतौर से उस तत्व को प्रधानता देता है। इसलिए इसके चित्रण में कहीं विवरण तो कहीं भावों की प्रधानता होती है। कभी कभी वह तुलनात्मक पद्धति का सहारा भी लेता है। प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में उसकी शैली भावात्मक हो उठती है। यदि वह स्थान विशेष को जल्दी में देखता है तो उसकी शैली वर्णनात्मक हो जाती है। अपने देश या प्रांत की अन्य प्रांत या विदेश से तुलना करते समय लेखक तुलनात्मक शैली का सहारा लेता है। तथ्यात्मकता। यात्रा वृत्तांत में लेखक की कोशिश होती है कि यात्रा के दौरान उसने जो कुछ देखा है उसे संबंधित तथ्यों का विवेचन कर दे, लेकिन ऐसा करते समय वह भूगोल और इतिहास लेखन की शैली का सहारा न लेकर कथा साहित्य की सहज सरल भाषा शैली को अपनाता है, जिससे वृत्तांत में रोचकता नहीं रहे। आत्मीयता। यात्रा वृत्तांत में आत्मीयता का भाव होना जरूरी है। यात्रा के दौरान लेखक स्थानों, स्मारकों, दृश्यों आदि को इसी इतिहास और भूगोल के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह उनसे आत्मीय संबंध स्थापित करता है ताकि पाठक को पढ़ते समय अपनापन और सच्चाई को अनुभूति हो सके। इसमें लेखक यथातथ्य वर्णन से बचने की लगातार कोशिश करता है ताकि वृत्तांत उबाऊ, नीरस और इतिहास न बन पाए। दृश्यों अथवा स्थितियों के साथ आत्मीय रिश्ता ही पाठक को वृत्तांत से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आत्मीयता की ही उसे गाइड बनने से रोकती है।
वैयक्तिकता। यात्रा वृत्तांत में वैयक्तिकता की जरूरत अन्य विधाओं की तुलना में कहीं ज्यादा महसूस की जाती है। खान पान, वेशभूषा, पारिवारिक सुख सुविधा का एहसास यात्रा के दौरान कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि व्यक्ति उस समय अपने आत्मीय जनों से दूर होता है। यात्रा के दौरान आदमी अपरिचित लोगों के बीच रहता है, जहाँ उनकी शक्ति और प्रतिभा से लोग वाकिफ नहीं होते। ऐसे में लेखक अपने व्यक्तित्व के दूसरों को परिचित एवं प्रभावित करना होता है, इसलिए वृत्तांत में लेखक के व्यक्तित्व की प्रभावशाली छवि मौजूद रहती है। रोचकता। यात्रा वृत्तांत का सबसे अनिवार्य गुण रोचकता है। यह पाठक को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा वृत्तांत में रोचकता लाने के लिए लेखक किसी स्थान से जुड़ी लोक कथा, दंत कथा आदि का उल्लेख करता है। कभी कभी वह अचानक होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है, तो कभी कभी रोचक शीर्षक के समावेश में वृत्तांत की ओर पाठक का ध्यान उत्कृष्ट करता है। यानी रोचक को लेखक एक तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसमें मिथकों, प्रतीकों, अलंकारों और मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है। चित्रात्मक वर्णन भी इस विधा की एक खास विशेषता है। संवेदनशीलता न केवल स्वाभाविक बनाती है, बल्कि इसे एक साहित्यिक कृति का भी रूप देती है। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि लेखकों में राहुल सांकृत्यायन ने जितनी यात्राएं की हैं उतनी किसी अन्य ने नहीं की। उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी काफी लिखे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राहुल की यात्राएं मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक महत्व दर्शन छिपा होता था। सन 1926 में उन्होंने पहली लद्दाख यात्रा की थी। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939 में प्रकाशित वृत्तांत पहला कदमी का आख्यान नहीं है और न ही किसी प्राकृतिक निहारक कवि का वायवी दास्तान। बल्कि मेरठ से मुल्तान, डेरा गाजी खान, पुंछ रियासत, कश्मीर, जोजिला दर्रा, तो ये लद्दाख मार्ग की एक विजुअल रिपोर्ट है। राहुल का यह यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में अपना अनूठा सम्मान रखता है और इसमें दृश्यों का सजीव चित्रण भाषा के माध्यम से अनुपम आनंद की दृष्टि करता है। यायावरी राहुल के जीवन का एक मिशन था। उसके पीछे उनकी जिज्ञासा वृत्ति थी। उनकी यात्रा वृत्तांतों में उस देश या स्थान के इतिहास, भूगोल की सम्यक जानकारी मिलती है। साथ ही लोक जीवन के आत्मीय चित्र भी उनके जीवन यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। राहुल के यात्रा वृत्तांत में सामान्य जन, उनके रीति रिवाज, धर्म आदि का विवाक वर्णन मिलता है। उनमें सहज भाषा, मुहावरे और रेखाचित्र की मोहकता के साथ उस क्षेत्र के जीवन परिवेश यानी आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों को उजागर करने की आधारभूत क्षमता है। राहुल संस्कृतियान जन्मजात दुमक्कड़ थे और वे आजीवन दुमक्कड़ बने रहे। लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने निरंतर यात्राएं की। तिब्बत, रूस, हिमालय उनकी यात्राओं वे के आकर्षण केंद्र थे। यात्राओं ने उन्हें एक लेखक के रूप में पहचान दी। उनका कहना है कि कलम के दरवाजे को खोलने का काम मेरे लिए यात्री नहीं किया है, इसलिए मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपनी यात्राओं के विधि चित्र व रोचक अनुभव यात्रा वृत्तांतों में परोए हैं। उनके प्रमुख वृत्तांत हैं तिब्बत से 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंडों में लंका, चीन में क्या देखा, हिमालय परिचय, जापान, दार्जिलिंग परिचय आदि। डॉक्टर रघुवंश के अनुसार राहुल जी ने यात्रा साहित्य के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए हैं। शायद उनसे अधिक इस बात पर इतने विधि रूपों पर किसी ने नहीं लिखा। दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा है कि यात्रा का बहुत बड़ा आकर्षण प्रकृति की मुखार में है। यायावर वही है जो बंधन के नहीं भयदर्शनीय है, ग्रहणीय है, समणीय अथवा संवेदनीय है, उनका संग्रह करते चलो।
कहने का तात्पर्य यह है कि यात्रा वृतांत में रचनात्मक का विशेष महत्व है। यात्रा वृतांत पढ़ते हुए उसका भरपूर अनुभव होता है। राहुल संस्कृतियान का यात्रा साहित्य गुण एवं परिणाम दोनों दृष्टियों में से प्रचुर एवं उच्च कोटि का है। देवी शरण रस्तोगी ने लिखा है कि यात्रा वर्णन लिखने वाले साहित्यिक ने राहुल का नाम सबसे आगे आता है। देश विदेश के अनुभवों का जब वह वर्णन करते हैं उनकी शैली और अधिक रसात्मक हो जाती है। वास्तव में इस रसात्मकता का आधार उनका अनुभव रहता है। इस प्रकार राहुल संस्कृतियान का यात्रा साहित्य एक बड़े उद्देश्य को लेकर लिखा गया है, जिसमें वर्णित भूभाग का इतिहास, भूगोल, संस्कृत, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का विविध आयामी चित्रण मिलता है। यात्रा वृत्तांत वर्णन प्रधान एवं प्रकृतिपरक गतिविधियां है। प्राकृतिक वर्ण जो आमतौर से सभी विधाओं में पाया जाता है, लेकिन यात्रा वृत्तांत का मूल ढांचा ही इस पर खड़ा होता है। इसमें कथावत लगभग न के बराबर होता है। यात्रा ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख साधन है। इससे मनुष्य की बुद्धि का विस्तार होता है, उसका अनुभव संसार समृद्ध होता है। दुमक्कड़ी के बादशाह माने जाने वाले राहुल संकृतियन के अनुसार मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है दुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक यात्रा वृत्तांत में वर्णित अपने अनुभवों से लोगों को ज्ञान विज्ञान की एक दृष्टि प्रदान करता है और इस तरह साहित्य और समाज के लिए उसका लेखन महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। साहित्य में उन्हीं को यात्रा वृत्तांत का दर्जा दिया जा सकता है। लेखक की अपनी प्रकृति भी प्रतिबिंबित होती हो। यात्रा वृत्तांत की फक्कड़ता, दुमक्कड़ी, उल्लास, सौंदर्य बोध और ज्ञानार्जन की उत्कट अभिलाषा परिलक्षित होनी चाहिए। लेखक के मन पर बाह्य जगत की जो भी प्रतिक्रिया होती है, जो भावनाएं मन में उठती है, उसे वह गहराई के साथ व्यक्त करता है। इसलिए यात्रा वृत्तांत में संवेदना और अभिव्यक्ति का एक कलात्मक संतुलन देखा जा सकता है। इसमें सौंदर्य भावना के साथ साथ किसी व्यक्ति के अंदर तक प्रवेश करने की जो बेचैनी होती है, वह लेखक को सफल यात्रा वृत्तांत बनाती है। अर्थात जिज्ञासा और शोध वृत्ति की यात्रा वृत्तांत में विशेष महत्व होती है। निराला की साहित्य साधना की भाषा शैली का विवेचन कीजिए। किसी भी रचना के निर्माण में भाषा एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है। लेखक के प्रतिपाद्य का संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है और भाषा ही रचना के प्रभाव को बढ़ाती है। बड़े आकार और फलक वाली रचना में उस जैसे निराला की यह जीवनी अपनी मूल रूप भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य उनकी पठनीयता को बनाए रखना भी है। रामविलास शर्मा सरल प्रवाहपूर्ण भाषा में बैसवाड़ी की छौंक, मुहावरों और लोकगीतियों के साथ जीवन में घटित प्रसंगों का वर्णन करते हैं। निराला के जन्म का वर्णन करते हुए वे लेखक उस दिन मंगल था, महावीर स्वामी ने अपनी पूजा के ही दिन राम साय को पुत्र का मुंह दिखाया। दरवाजे पर बजे नाई धोबी डोम वगैरह नेंग मांगने आए। महिषादल में अवध के और परिवार भी रहते थे और कई घर बेसवाड़े के ही लोगों के थे। इन सबसे स्त्रियां आई थी, शोहर होने लगे। थोड़ी देर के राम सहाय को लगा कि वह गढ़ाकोला में ही वास्तव उत्सव बना रहे हैं। खैर अभी न सही, जैसे ही मौका मिला वह पुरखों की देहरी जुलाने बच्चों को गांव जरूर ले जाएंगे। राम साहेब
तिवारी अपने घर में सैकड़ों मील दूर प्रदेश में पड़े थे। शादी विवाह के लिए वे अपने गड़ा कोला आते थे। अपनी पुरखों की धरती के प्रति उनका आत्मीय लगाव, उत्सव पर्वों में वहां के लोकाचार, रीति रिवाजों के प्रति आग्रह और अपने वेशवाड़ी समाज से जुड़ने की उनकी ललक आदि को यह भाषा गहरी पारदर्शिता के साथ उद्घाटित करने में सक्षम है। इसी के तत्काल बाद जब अपने रंग रूप के कारण बच्चा पंडित ने जिसका नामकरण सूरज कुमार किया था, पड़ोस की स्त्री का खिलौना हो जाता है, तो बेसवाड़ी शब्दों में अपना उदागर करती हैं। महतवारी, बेटवा आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। रामविलास शर्मा अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों को भरपूर प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे इसे अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा जनता की थाती है और इसी द्वारा जनता बोले गए शब्द और मुहावरे शरीर में स्वस्थ शुद्ध रक्त की तरह भाषा को निखारते हैं। इस जीवनी में प्रयुक्त कुछ मुहावरों का उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। हाथ छोड़ बैठना, पानी बंद करना, कंठ फुटाना, मन से भीगना, बगले निकलना और दो दांत की लकड़ी आदि इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित अंश से ही बहुत सहज रूप से जुटाए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ समझकर भाषा की व्यंजना शक्ति की सामर्थ्य को आसानी से समझा जा सकता है। हाथ छोड़ बैठना, क्रोधावेश में मार बैठना, पानी बंद करना, समाज और विरादी से बाहर कर देना, कंठ फूट आना, इस मन से भीगना और बगले निकलना, ये सारे प्रयोग योगनागम के संकेत हैं। कंठ में गट्टा निकलना, आवाज में भारीपन आ जाना, मूछों के स्थान पर बालों के रेख दिखने लगना, बगलों में बाल निकलना आदि सारे चिन्ह बालक के युवा हो जाने के चिन्ह हैं। लेखक इन्हें निराला के प्रसंग में प्रयुक्त करके उनके गोने की भूमिका बनाता है। वह जब उम्र के हिसाब से वे इस लायक हैं कि उनका गोना किया जा सके। गोना मतलब शादी। जो दांत की लड़की कम की उम्र की लड़की दुनियादारी से अनजान और भोली वाली। रामविलास शर्मा प्रसंगानुसार जीवन के विविध और भिन्न क्षेत्रों में शब्दों में अपनी भाषा को सहज, सरल, स्वाभाविक, गंवार, जवार, कोर्ट कचहरी, लगान वसूली, साहित्य, संस्कृति, सौंदर्य के वर्णन में उनकी भाषा के बदलते हुए तेवर और छवियों में देखा जा सकता है। निराला की जीवन का जो अंश हमारे सामने अपने उसमें अवध और बंगाल की परिवेश, विशिष्टताओं और प्राकृतिक छटाओं में उपलब्ध भौगोलिक अंतर के ब्यौरे बहुत प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक का मुख्य काम अपने नायक के चरित्र सांस्कृतिक विकास के केंद्रित होने पर भी उनके संपर्क के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के चरित्र पर भी लेखक बहुत सजग दृष्टि रखता दिखाई देता है। राम साय तिवारी का क्रोधी वत्सल स्वभाव, स्वाभिमान और स्वामी भक्ति का दुग्ध है। पुत्री के भविष्य के प्रति मनोहरा देवी की मां की सहचिंता द्वारा लेखक अपने इन अपेक्षाकृत गौण पात्रों को भी विश्वसनीय रूप से में प्रस्तुत कर पाने में सफल हुआ है। इन अपेक्षाकृत गौण पात्रों में बहुत विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत पाने में सफल हुआ। छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा लेखक ने मनोहरा देवी का चरित्र गहरी संवेदनशीलता से अंकित किया है। निराला के युवा मन में उनके गहरे प्रभाव की दृष्टि से जरूरी था। पहली बार ससुराल जाने पर पिता की सलाह पर निराला अपनी शान और ऐंठ का झूठा प्रदर्शन करते हैं। रूही की मालिश इसी का हिस्सा था। पिता पुत्र दोनों के मन में यही भाव है कि इसमें ससुराल वालों पर रोब तो पड़ेगा ही, खर्च भी खूब होगा और वे लोग अपनी हार मान लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। निराला की सासू इस बात पर ताना मारती है अपने बेटे की मालिश रूप से कराए और उनकी बेटी के लिए चढ़ावा। इतनी मामूली रात को पत्नी मनोहरा देवी निराला को समझाती है, इत्र फुले लगाना किसान परिवार में शोभा नहीं देता। और जब बात पढ़ने लिखने की है, निराला ने
निराला उन्हें मछुआइन का एक किस्सा सुनाने लगता है। वह बिगड़ जाती है, वह कमरे में उठकर चले देती है। इस आरंभिक भेंट में निराला को लगता है कि पत्नी जैसे उनकी पकड़ के बाहर है। उसका तेजस्वी और घन गृहस्थी के काम में कुशल रूप इन्हें गहरे में नहीं कहीं प्रभावित भी करती है। उनके कंठ में तुलसी का भजन सुनकर तो होता है कि उनके गले में मृदंग ही बज रहा है। वस्तुतः पत्नी को इस रूप में देखकर निराला के स्वतः संस्कार जैसे जाग उठे। साहित्य और संगीत के प्रति इनका आकर्षण जैसे स्वयं ही एक नए रूप में दिखाई देने लगता है। मनोहरा देवी के इस रूप में देखकर ही अपने सौंदर्य का उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है। उनका मन में यह भाव बहुत उत्कृष्ट से जगता है कि वे एक ऐसा कुछ करें जिससे जीवन का सार्थक हो जाए। पत्नी की तुलना में उनका निकम्मापन उनके आगे स्पष्ट होने लगता है। घर परिवार की ही नहीं, पड़ोसियों की भी सेवा और सहायता का उनका स्वभाव निराला को गहराई से प्रभावित करता है। पत्नी का चरित्र ही जैसे पति का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उपन्यास की तरह जीवनी भी उनके चरित्र नायक समेत उनके व्यक्तियों का ही जीवित संसार में साई रहती है। पात्रों के बीच होने वाले संवाद उसी रूप से घटित होने का कोई प्रमाण नहीं है। उनकी सहजता और विश्वसनीयता जी उनकी सफलता की कसौटी होती है। उपन्यास की तरह जीवनी में भी ये संवाद कथा के विकास में सहायक होते हैं और पात्रों के चरित्र की विशेषताओं की उद्घाटित करते हैं। इस जीवनी में भी ऐसे प्रसंग हैं जिनमें संवादों की तरह सहजता और विश्वसनीयता देखी जा सकती है। इन संवादों में भी निराला और मनोहरा देवी के बीच संवाद कदाचित जीवनी के सफलतम संवाद जैसे ही बताया जा रहा है। इन संवादों के माध्यम से ही मनोहरा देवी का तेजस्वी और स्वाभिमानी रूप बहुत सहज रूप से सामने आता है और अपनी सहजता में वह रूप निराला को अभिभूत करती है। सादगी और सहजता का प्रभाव ही सबसे गहरा होता है और वही निराला जी की दशा बदलता है।